नंबर बनाने की जो मुहिम छेड़ी है वह आदमपुर से शुरू की जाए, हरियाणा से शुरू की जाए। आप सब जानते हैं कि कई राज्यों में अब उपचुनाव हैं, जैसे हिमाचल है, गुजरात है और एक आध स्टेट है, और उसके बाद हरियाणा का भी नंबर आएगा। जो देश को एक नंबर बनाने की मुहिम हमारे राष्ट्रीय संयोजक द्वारा छेड़ी गई है, उस मुहिम में हमें ये बड़ा फख्र हो रहा है कि हरियाणा को चुना गया है, और वो आदमपुर को, जहाँ आम उपचुनाव। इस चुनाव को लेकर कई दिन से हमारी बैठकें हो रही हैं। 31 अगस्त को हमारी पहली बैठक हिसार में हुई है और 11 बजे आदमपुर अनाज मंडी में सब लोग इकट्ठा होंगे। वहाँ से तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और उसके बाद रैली होगी। इस उपचुनाव के रास्ते आम आदमी पार्टी विधानसभा में अपना कदम रखे, ऐसा हमारा विश्वास है। हमारे राष्ट्रीय संयोजक जी ने ये कहा है कि हरियाणा के इस उपचुनाव का जो हमें मौका मिल रहा है, हम इसमें कामयाब होंगे। हरियाणा की जनता जाग चुकी है। परिवारवाद की राजनीति का समापन होने जा रहा है। वर्तमान सरकार जो पार्टी चला रही है वो उसका एक्सपोजर हो चुका है। विपक्ष कहीं है नहीं। इस वक्त बिना प्रतिनिधित्व के, बिना कोई एमएलए के भी आम आदमी पार्टी विपक्ष की भूमिका निभा रहा है, तभी उसे उठा रहे हैं। और इस उपचुनाव में हमें जो मौका मिला है, हम इसमें कामयाब होंगे और विधानसभा में हमारा प्रतिनिधित्व आदमपुर से होगा। मैं आप सब पत्रकारों के माध्यम से मेरे साथियों को, आम आदमी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं को और करनाल की आम जनता को निवेदन करना चाहूँगा कि आप सब 8 सितंबर की रैली में बढ़ चढ़ कर भाग लें, अपनी सहभागिता दिखाएं और ये बता दें कि जनता वर्तमान सरकार की नीतियों, इसके व्यवहार, इसके भ्रष्टाचार, इसकी जनता विरोधी नीतियों से ऊब चुकी है, बदलाव चाहती है। मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए निवेदन करूंगा हमारे वरिष्ठ साथी सुनील बिंदल जी से, आगे वो अपनी बात रखें। सर, एक क्वेश्चन है कि राजनीति एक ऐसा है, रातों रात स्थितियां बदल जाती हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी को स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो कुछ आदमपुर में हुआ है, सोनाली फोगाट की जो मृत्यु हुई है या उनका जो भी कुछ हुआ है, उसके लिए हमें अफसोस है। एक अच्छा यूट्यूबर हमारे हरियाणा ने खो दिया। उसकी हम मांग करते हैं, सीबीआई जांच की मांग करते हैं। सरकार, गोवा सरकार ने यह निर्णय पहले ही ले लिया है और हरियाणा सरकार ने भी, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने भी इसकी घोषणा कर दी है। हम ये चाहते हैं कि दूध का दूध, पानी का पानी हो। उसके पीछे क्या है, उसका पीए, फोगाट जी का पीए क्या मोहरा है या वास्तव में ही वह अपराधी है? बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब सीबीआई इंक्वायरी से निकलेगा और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम होंगे कामयाब। भ्रष्टाचार के प्रेस में बड़ी ओपन आई है, एफआईआर हो चुकी हैं, पुलिस अपना काम कर रही है। जिस विनोद खरब का उन्होंने नाम लिया है, उसके पीछे पुलिस उसको ढूंढ रही है। तो मैं ये चाहूँगा पत्रकार साथी सहयोग दें और पुलिस इसमें कामयाब हो। मेरी ऐसी शुभकामनाएं हैं पुलिस की। सिसोदिया जी के सीबीआई रेड को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, जनता के मुद्दों को आम आदमी पार्टी उठा रही है आज की डेट में, और जनता के उन मुद्दों को उठाने से रोकने के लिए शिक्षा की तरफ से और स्वास्थ्य की तरफ से ध्यान भटकाने के लिए ये रेड की गई। उनके लॉकर में एक चिट्ठी मिली है जिसमें लिखा मिला है कि मोदी चोर है।
और उनके घर पे कुछ नहीं मिला, कोई कैश नहीं मिला। आज किसी बीजेपी के वरिष्ठ नेता के घर पे छापा मारो, करोड़ों रुपए मिलेंगे। और हम आम आदमी पार्टी के जितने भी वर्कर्स हैं, हमारे घर में क्या मिलेगा? बासी रोटी मिलेगी, अनाज का आधा कटोरा मिलेगा, सब्जी नहीं मिलेगी, दूध शायद एक आध पाव मिले। हम लोग सर्वाइव करके इस पार्टी को आगे चला रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा पार्टी के प्रवक्ता साहब से कि वो अपनी बात आगे। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भगत राम का सादर प्रणाम। आपके माध्यम से मैं जनता को आग्रह करना चाहूँगा कि जो आम आदमी पार्टी ने, हमारे जो राष्ट्रीय संयोजक हैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री, वो 8 सितंबर को आदमपुर हिसार में पहुंच रहे हैं और वहां पर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। आपने कहा कि सोनाली फोगाट जी नहीं रहे और बिश्नोई जी पार्टी छोड़ गए हैं कांग्रेस, तो आपको वहां अपना जनाधार लगा या आप वहां चुनाव लड़ना चाहते हो, आपको लगता है कि सीट आसान है। ऐसी कोई बात नहीं है। हमें सोनाली फोगाट जी की मृत्यु का बहुत दुख है और हम ये चाहते हैं कि उसकी सीबीआई से या किसी अच्छी एजेंसी से जांच होनी चाहिए, क्योंकि उसको राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मारा गया है। वो मारने वाला कोई भी हो सकता है, लेकिन मरवाने वाले बहुत लोग हैं जो उसके पीछे पड़े हुए थे। बिश्नोई जी अपने लालच में रहते हैं, सभी राजनीतिक इसी फिराक में हैं। कांग्रेस का जनाधार खत्म हो चुका है। बीजेपी और जेजेपी की सरकार जो है वो जनाधार हरियाणा में खो चुकी है और ना तो उनको जनता चाहती है, ना उनको किसान चाहते हैं, ना उनको कर्मचारी चाहते हैं, ना विद्यार्थी चाहते हैं। कोई भी वर्ग समाज का उनसे खुश नहीं है। और आदमपुर की एक खास बात है, वहाँ पे एक कहावत प्रचलित है कि आदमपुर की सार खाती और कुम्हार। वहाँ का जो वोटर है ज़्यादातर 2 ही श्रेणियों में है और दोनों पिछड़े वर्ग की श्रेणियाँ हैं। गरीब आदमी हैं, आम आदमी हैं वहाँ के लोग। आम जन में हम आम आदमी पार्टी की ये विशेषता है कि आम आदमी के मुद्दों को लेकर के हम चलते हैं, आम आदमी की समस्याओं को हम जनता के बीच में लेकर के आते हैं और सरकार के समक्ष उठाते हैं, सरकार से उनका समाधान भी करवाते हैं। आज विपक्ष खत्म हो चुका है, सरकार काम नहीं कर रही है, सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ आलिप्त है। अभी एक पत्रकार बंधु ने पूछा था कि गोलन जी जो बीजेपी के समर्थक हैं और आज़ाद उम्मीदवार, आज़ाद मतलब एमएलए हैं, वो बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की हुई है, किस्म से कह लीजिए उनका समर्थन है सरकार को, लेकिन उनका खुद का बेटा वो रिश्वत दे करके एसआई भर्ती करवा रहा है। यहाँ तक नौबत आ गई है कि एमएलए की कोई पूछ नहीं है और उनको रिश्वतें देनी पड़ रही हैं और वो नंगे हो गए हैं। रिश्वत देने वाले पकड़े गए, उनकी जांच हो रही है और सरकार उसकी लिपा पोती कर रही है, उनको पकड़ने की कोशिश नहीं कर रही। इससे आपको स्पष्ट हो रहा है कि कितना भ्रष्टाचार इस सरकार में फैला हुआ है। और मुख्यमंत्री महोदय कहते हुए नहीं थकते कि हमारी सरकार जो है बिना खर्ची बिना पर्ची की सरकार है, ना हम लेते हैं हम ना देते हैं, मेरिट पे सिलेक्शन करते हैं। अगर मेरिट पे सिलेक्शन होती तो एक एमएलए के लड़के को 49 लाख किसी को रिश्वत के तौर पे एसआई भर्ती करवाने के लिए देने की क्या जरूरत पड़ती? तो यहाँ से ही आपको स्पष्ट हो जाता है कि सरकार की झूठी बातें हैं सारी, ये झूठ का पुलिंदा है सरकार। आप करनाल को देख लीजिए, सीएम का अपना शहर है, सीएम का अपना हल्का है, लेकिन यहाँ पे डीटीपी साहब पकड़े गए, यहाँ पे रिश्वत लेते हुए हमारे तहसीलदार महोदय पकड़े गए और यहाँ तक मुझे तो शर्म आती है कहते हुए कि लाइनमैन को भी भय नहीं है मुख्यमंत्री का कि मैं मुख्यमंत्री के हल्के में हूँ। एक बिजली का लाइनमैन 25-25 हज़ार की रिश्वत लेता है बिल को ठीक करने की, एडजस्ट करने की, और अगले ही दिन हुड्डा के अकाउंटेंट पकड़े जाते हैं, दूसरे महकमों के पकड़े जाते हैं। मतलब किसी को ना क्लर्क को भय है ना क्लास 1 को भय है। यहाँ तो आईएएस भी खा रहे हैं, आईपीएस भी खा रहे हैं, जिसका मौका लग रहा है डीटीपी लूट रहा है। तहसीलदार बिना पैसों के रजिस्ट्री नहीं करते, जो काम पहले 100 रुपये में होता था वो आज 500 में हो रहा है। इतना भ्रष्टाचार का बोलबाला हो चुका है। लेकिन हमारी आम आदमी पार्टी जो है वो कट्टर ईमानदार पार्टी है, भ्रष्टाचार की 0 टॉलरेंस हम में है। अगर आम आदमी पार्टी को मौका दिया तो हम दिखा देंगे कि भ्रष्टाचार हरियाणा से समाप्त हो जाएगा। और हमें उम्मीद है कि जो आदमपुर हल्का है उसमें हमें आमजन का समर्थन मिलेगा और हम अपनी दस्तक देंगे विधानसभा में। ऐसी हमारी पूरी कोशिश रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद। और मैं आगे की कार्रवाई बिंदल जी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं,
ये आपसे संबोधित। जय हिंद। पत्रकार साथियों का यहाँ आने पर धन्यवाद करता हूँ। आज मुख्यमंत्री जी करनाल आए हुए हैं। पता चला है कि लगभग 2000 करोड़ की सौगात हरियाणा को दी है। मैं प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूँ, इस हरियाणा सरकार ने जो ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो तो इस सरकार के फेल हैं। आप करनाल के स्मार्ट सिटी का उदाहरण ले लीजिए। करनाल में क्या स्मार्ट सिटी बना, करनाल में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की क्या दशा है। मुख्यमंत्री जी का ये गृह क्षेत्र है, कृपया मुख्यमंत्री जी उनको देख लें। कृपया करनाल की भोली भाली जनता को और प्रदेश की भोली भाली जनता को गुमराह ना करें। ये 2000 करोड़ का जो आपने जुमला छोड़ा है, ये प्रदेश की जनता के साथ उनके इमोशंस के साथ खेलने का सिर्फ एक इमोशनल कार्ड है। ऐसा हरियाणा में कुछ नहीं होने वाला है। 2014 में भी आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था देश के लोगों को महंगाई कम होगी, भ्रष्टाचार कम होगा, 2022 तक सब लोगों के सर पर छत होगी, देश में काले धन की वापसी होगी, देश में रोजगार की अच्छी व्यवस्था होगी, पेट्रोल और डीजल के दाम कम होंगे। लेकिन क्या हुआ, आप सब लोगों के सामने, आपसे कुछ नहीं छुपा हुआ है। ये जो मौजूदा सरकार है जो सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, इसका ताज़ा उदाहरण आप देख लीजिए। आप इसका ताज़ा उदाहरण आप दिल्ली में देख लीजिए। हमारे जो डिप्टी सीएम हैं मनीष सिसोदिया जी, उनकी शिक्षा क्रांति से भयभीत होकर और आम आदमी पार्टी के जो कार्य दिल्ली में चल रहे हैं, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी दिल्ली में 3 बार आई, उनके इस कदम को रोकने के लिए माननीय सिसोदिया जी के घर पर रेड करी गई। आप देखिए उनके घर से क्या मिला, एक खोटी चवन्नी भी नहीं मिली। ये सिर्फ हमारे जो बढ़ते कदम हैं उनसे डर कर ये कार्रवाई की गई है। आप इस समय गुजरात में देखिए, गुजरात की जनता हम लोगों को पसंद कर रही है। ये हमारे बढ़ते कदमों को रोकने का प्रयास है, इसके अलावा कुछ नहीं है। 2024 में जो चुनाव होगा वो भाजपा वर्सेस वो मोदी वर्सेस केजरीवाल होगा। केजरीवाल जी मुख्य दावेदार होंगे प्रधानमंत्री के। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी के बढ़ते कदमों को रोकने का प्रयास है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सर, आपने कुछ समय पहले ही हुड्डा विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, उसके बाद जेई पकड़ा जाता है 50,000 की रिश्वत के साथ रंगे हाथों और लाखों रुपए मिलते हैं। तो आपकी बात क्या सही थी और भी आपसे इस तरह से कुछ डिमांड की गई थी? मैं आपके माध्यम से पुनः दोहराना चाहता हूँ, ये जो विभाग है डायरेक्टली मुख्यमंत्री जी के नियंत्रण में आता है। ये विभाग टॉप टू बॉटम, बड़ी मैं आपके साथ जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, ये जो विभाग है टॉप टू बॉटम भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये तो जो व्यक्ति पकड़ा गया वो भ्रष्टाचारी है, जो पकड़ा जाता है उसमें भ्रष्टाचार की मोहर लग जाती है। ये पूरा डिपार्टमेंट, अधिकतर यहाँ के जो कर्मचारी हैं कामचोर हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये सरकार की और मुख्यमंत्री की छवि खराब कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी इस भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने में असमर्थ हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारे यहाँ 0 टॉलरेंस है, पर ये भ्रष्टाचार का सागर है। भ्रष्टाचार के अंदर भाजपा लगातार इन लोगों को पकड़ रही है, इसको आप विफलता करेंगे या सफलता करार देंगे? मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि एक जेई को पकड़ने से भ्रष्टाचार कम नहीं होगा। मैं ये आरोप लगा रहा हूं सीधा सीधा प्रदेश की सरकार पर, हुड्डा विभाग में टॉप टू बॉटम ज्यादातर अधिकतर जो कर्मचारी है भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। क्या एक जेई को पकड़ने से भ्रष्टाचार कम हो जाएगा? उस भ्रष्टाचारी के जो तार हैं वो ऊपर मुख्यमंत्री के कार्यालय तक जुड़े हुए हैं। अदरवाइज एक जेई की क्या हिम्मत है कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो? बिंदल जी, लेकिन सरकार तो कार्रवाई कर रही है ना सर। आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तारीफ कर रहे हैं आप मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर की। आप अभी कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री इसको संज्ञान लें। अभी आपको मैंने बातचीत सुनी बैठे हुए, मैं तभी पूछ रहा हूँ। तो क्या मैं एक हरियाणा के निवासी होने के नाते अपने जो प्रदेश के जो मेरे मुख्यमंत्री हैं उनका अनादर कर दूं? आखिर वो मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी में किसी समय रहे होंगे, उसके बाद आपने जैसे ही बीजेपी से आपका कुछ हथकंडा कुछ भी मुझे तोड़ मिला कुछ भी हो, उसके बाद आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। सर, मैं कभी भी बीजेपी का सदस्य नहीं रहा, ना ही मैंने कभी बीजेपी की सदस्यता ली। मैं तो 2014 से मोदी जी से प्रभावित था, उनसे प्रभावित होकर मैंने यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। मैं क्या, पूरे देश ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया जब ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई।
जो हमारे मोदी जी ने जो जुमले छोड़े 2014 में कि काला धन वापिस आएगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा, महंगाई कम होगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, सबके सर पर छत होगी, उसके बदले क्या हुआ? आप देखिए कि ये जो सरकार है निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, सरकारी उपक्रमों को देश में लगातार बेचा जा रहा है। आप ये देखिए कि शिक्षा की क्या व्यवस्था है हरियाणा में। हरियाणा सरकार 105 स्कूल बंद करने जा रही है। आप ये देखिए जो गरीबों के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा से वंचित करने जा रही है, जबकि शिक्षा तो बच्चों का मौलिक अधिकार है, वो उनका मौलिक अधिकार मिलना चाहिए। ये राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, ये सब झूठ है, ये कोई राष्ट्र निर्माण की बात नहीं कर रहे। ये जो उनके मित्र हैं सिर्फ उनको फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं, अपने मित्रों के लाखों करोड़ रुपए के ये लोन वापिस कर देते हैं। आप ये देखिए कि यहाँ पे एक नेता को 40 सिक्योरिटी गार्ड तो दे दिए जाते हैं, पर 40 बच्चों पे एक अध्यापक नहीं दिया जाता। आप ये देखिए कि इस सरकार में हो क्या रहा है, इस सरकार की कार्यशैली क्या है। पूछिए आप और क्या पूछना चाहते हैं। निजीकरण की आप मुझे ये बताइए कि उन स्कूलों में बच्चे कम क्यों हुए। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से ये प्रश्न पूछना चाहता हूं, आखिर उन स्कूलों में बच्चे आ क्यों नहीं रहे। इसका सीधी सीधी वजह यह है कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, जो हमारी शिक्षा की व्यवस्था है, उसका दोष है। आप ये देखिए, हमारी सरकार ये कहती है कि यदि सरकारी स्कूल में पढ़ोगे तो आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे, और यदि आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे तो हम आपको 1000 रुपये देंगे, ये 1100 रुपये। बताइए ये कैसी नीति है। आप इसका मतलब आप निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं और सरकारी स्कूलों को बंद करना चाहते हैं। जितने भी प्रदेश के गरीब बच्चे हैं वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, आप गरीबों को स्कूलों से निकाल कर वंचित कर रहे हैं। मुझे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक बात याद आ रही है। मुख्यमंत्री जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 20 साल पहले कहा था, आओ स्कूल चलें। 20 साल के बाद मनोहर जी की सरकार ये कह रही है, चलो स्कूल से तुम। अरे वो दिन दूर नहीं है मनोहर जी, जब 2024 में हरियाणा प्रदेश की जनता आपको कहेगी कि आप भी चलो हरियाणा से चलो तुम। ये सरकार का 2024 में बोरी बिस्तरा गोल होने वाला है। लेकिन फीस तो सर वो सरकार में नुकसान क्या हुआ। मुझे ये बताइए कि आफ्टर गरीबों के बच्चों को क्यों वंचित रखा जा रहा है। वो उस प्रॉपर्टी का क्या करेगी सरकार। जो स्कूल बंद हो रहे हैं उन गरीबों के बच्चों को दूर जाना पड़ेगा। क्या उससे शिक्षा का विकास होगा, क्या उससे राष्ट्र निर्माण होगा। आप बताइए ये कैसा राष्ट्र निर्माण है। ये सिर्फ और सिर्फ हरियाणा प्रदेश के जो बच्चे हैं उनके साथ गलत कार्य हो रहा है। ये शिक्षा को बढ़ावा ना देने की बजाय शिक्षा को पीछे लेके जा रहे हैं प्रदेश में। और हम देख लो, लगभग 4 लाख से ज्यादा बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ के सरकारी स्कूलों में आए हैं। ये डाटा है, आप जाके गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। हरियाणा में शुरू किया कोई ऐसा? एक बात मैं आपको